है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 6 का। चैप्टर के एंड में आता है एसी जनरेटर। नाम से ही पता चल रहा है जनरेटर का मतलब होता है कि जो कुछ जनरेट करके देता है, जो हमको कुछ बना के देगा। अब एसी जनरेटर बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज मतलब ईएमएफ जनरेट करके देता है। तो कैसे जनरेट करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हम देखते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो एसी जनरेटर के अंदर हम जा रहे हैं धीरे धीरे और देखते हैं अंदर क्या होता है। तो सामने की तरफ आपको एक कॉइल दिख रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा वैसे वैसे ये गैल्वेनोमीटर की निडल को ऑब्जर्व करो, ये भी घूम रहा है। एक बार राइट साइड जा रहा है, एक बार लेफ्ट साइड जा रहा है, ध्यान से देखना। देखो ये पहले राइट साइड जा रहा है, ये निडल देखो गैल्वेनोमीटर का राइट साइड जा रहा है ना। और अब देखो जीरो पे आ गया, जीरो पे आ चुका है। कॉइल का पोजीशन देखो, जीरो से वापस देखो थोड़ा सा जैसी कॉइल घुमा, ये देखो लेफ्ट साइड गया। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक बार राइट जा रहा है, एक बार लेफ्ट जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ये मेरा पहला सवाल है आज का। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि पॉइंटर एक बार राइट जा रहा है गैल्वेनोमीटर का, और एक बार पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट जा रहा है। और जैसा कि नीचे आपने देखा क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। तो एसी जनरेटर करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ध्यान देना। आगे चलते हैं, देखो पॉइंटर को। अब उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंटर दिख रहा है आपको एकदम जीरो में है, सेंटर पे है, कोई इलेक्ट्रिक करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पे ऊपर देखो लेफ्ट साइड में एक मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट को आप इस कॉइल के अंदर ले जाओगे, देखना क्या होगा। धीरे धीरे देखना, पॉइंटर मूव करने वाला है। ये देखो पॉइंटर मूव कर गया, जीरो से हट चुका है पॉइंटर और थोड़ा सा राइट साइड आ गया। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर देखो जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं। अब जैसे ही मैग्नेट अंदर जाएगा राइट साइड जाएगा, अब वापस लेफ्ट साइड आएगा। जैसे ही मैग्नेट बाहर निकलेगा, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, आ गया लेफ्ट साइड। वापस अंदर ले जाओगे, वापस राइट साइड गया। देखो वापस राइट साइड गया गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर। यानी एक बार राइट साइड जा रहा है, एक बार लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अच्छा नीचे क्या लिखा है, रीड करो स्क्रीन पे, कि जैसे जैसे आप मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन लाओगे, यानी या तो कॉइल को या तो मैग्नेट को, दोनों में से किसी एक को अगर आप मूव करते हो तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट मिलेगा कॉइल के अंदर। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। अब उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ए बी सी डी, ये जो दिख रहा है इसको हम कॉइल बोलते हैं, इसको आर्मेचर भी बोल दे सकते हो। आर्मेचर ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये आपका शाफ्ट होता है जिसको पकड़ के, यानी जिस मतलब पकड़ के तो नहीं रोटेट करते, एक मशीन के थ्रू ये शाफ्ट को घुमाते हैं। तो ये घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगा, देखना अभी ये देखो कॉइल घूम रहा है ना, शाफ्ट को घुमाओगे तो कॉइल भी घूमेगा ना, समझ गए। फिर क्या होता है दूसरा, देखो ऊपर देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे, फील्ड मैग्नेट, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल्स है मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग एकदम, ठीक है। अब देखो ये है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स को अगर आप ध्यान से देखो, ये जो गोल वाले रिंग है ये घूमते रहते हैं शाफ्ट के साथ साथ। स्लिप रिंग S1, स्लिप रिंग S2, देखना घूम रहा है, ध्यान से देखो घूम रहा है ना अंदर, ये रिंग घूम रहा है ना, इधर देखो। हाँ, अब ये रिंग किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है ब्रशिस के साथ। ये ब्रशिस, ये जो जिसके ऊपर रिंग रिंग घिसता है, घिस रहा है उसके ऊपर, घिस रहा है मतलब टच हो रहा है, ये ब्रशिस B2 एंड B1, ठीक है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज, वही चीज
जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक बार लेफ्ट साइड जाएगा और एक बार राइट साइड जाएगा। देखना अभी, ये देखो राइट गया फिर लेफ्ट गया, बराबर इस तरीके से। तो ये गैल्वेनोमीटर भी यूज हो रहा है। अब उसका वर्किंग समझते हैं बच्चों। बेसिकली जैसे जैसे आप ये घुमाते हो कॉइल को, जैसे जैसे कॉइल को घुमाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? क्यों चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मेरा सवाल है इधर, ये कॉइल के घुमाने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होता है? आखिर रीजन क्या है? देखो, कॉइल घुमाओगे तो कॉइल का थीटा यानी कि कॉइल का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तो एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। कैसे? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा। तो अगर आप कॉइल को घुमाओगे, रोटेट करोगे तो थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अच्छा, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ये मेरा सवाल है आपसे। तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। फिर से बोल रहा हूं, थीटा होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, देखना अभी। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये देखो अभी गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। अभी कॉइल घूम जाएगा, देखना राइट साइड चले जाएगा। देखो राइट साइड चले गया, फिर वापस लेफ्ट साइड जाएगा। देखना अभी, ये देखो वापस लेफ्ट साइड गया पॉइंटर। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इसीलिए इस करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। अब करंट का डायरेक्शन कैसे निकाले वो देखते हैं। करंट का डायरेक्शन देखो, ये लेफ्ट राइट हो रहा है ना। अब इसका डायरेक्शन निकाले कैसे? इसीलिए इस करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार राइट जाता है, एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार राइट जाता है ना। वापस चलो, अब डायरेक्शन निकालते हैं करंट का। आपको वो मैंने सिखाया था लास्ट वाले वीडियो में, चैप्टर 4 में। मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल का इनिशियल पोजीशन देख लो एकदम ध्यान से। कॉइल में ABCD में कौन सा वाला पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है? AB दिख रहा है कि CD दिख रहा है? ऊपर AB दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर की तरफ ध्यान से देखना। तो ये कॉइल का इनिशियल पोजीशन है। देखना आगे अब क्या होगा। ये कॉइल का इनिशियल पोजीशन है। अब इसको रोटेट करने वाले हैं हम लोग, 90 डिग्री रोटेट करेंगे। 180 डिग्री, 90 नहीं 180 डिग्री। ये देखो रोटेट कर दिया। अब जैसे हमने रोटेट किया बच्चों, एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे आपको। जैसे हमने इसको रोटेट कर रहे हैं, क्यों रोटेट हो रहा है? रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसका मतलब? हम रोटेट करवा रहे हैं उसको मैकेनिकली। तो अगर ये नीचे जा रहा है, अगर ये कॉइल AB वाला घूम के नीचे जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है उसके ऊपर, ऐसा ऐसा हम बोलेंगे। अच्छा, फोर्स नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जा रहा है? B से A जा रहा है। ध्यान से देखो फिंगर को, ये वाले फिंगर को देखो, करंट का डायरेक्शन B से A जा रहा है। B से A बाहर नीचे की तरफ, B से A जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। राइट साइड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये कर्सर को देखो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये वाले फिंगर पे जहां पे मैंने कर्सर रखा है। तो इलेक्ट्रिक करंट B से A जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर एकदम? अच्छा, ये वाले में करंट कहां से कहां जा रहा है? देखना अभी, D से C में करंट कहां जाएगा? दिख रहा है ना? D से C जा रहा है, D से C जा रहा है, नीचे से ऊपर C की तरफ। C से D नहीं जा रहा है, D से C जा रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो ये फिंगर को, करंट वाला फिंगर कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है? और रोटेट करते जाओ ऐसे आगे। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, थंब। ये अंगूठा कहाँ था? अंगूठा को देखो, रुको बताता हूँ। अभी अंगूठा आएगा वो देखना। हाँ, ये अंगूठा देखो ऊपर की तरफ है, तो यानी CD वाला जो पार्ट है, CD वाला पार्ट कॉइल का, वो ऊपर जाएगा। देखना ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है। देखो ऊपर जा रहा है ना। हाँ, ये हो गया 180 डिग्री रोटेशन। अब जैसे ही कॉइल रोटेट कर रहा है, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर राइट साइड में जा रहा है, जीरो के राइट साइड में। ठीक है, देखते जाना। अब ये जैसे ही 180 डिग्री हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जैसे ही 180 डिग्री घूम चुका है कॉइल, मैंने आपको अभी वीडियो के थोड़े स्टार्टिंग में बताया था, ए बी वाला पार्ट ऊपर था और सी डी वाला पार्ट नीचे था, लेकिन अभी उल्टा दिख रहा है। आप देखो डायग्राम को, ऊपर कॉइल को देखो, सी डी वाला ऊपर आ गया, ए बी वाला नीचे चले गया। पहले ए बी वाला ऊपर था, सी डी वाला नीचे था, लेकिन अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी सी डी वाला ऊपर है, ए बी वाला नीचे है। तो क्या होगा इसकी वजह से? तो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट वापस जीरो हो गया 180 डिग्री घूमने के बाद। ये जो कॉइल 180 डिग्री घूम चुका है ना, ए बी सी डी कॉइल, पहले ए बी ऊपर था, अब ए बी नीचे आ गया, 180 डिग्री घूम गया, तो इलेक्ट्रिक करंट देखो जीरो पे आ चुका है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर देखो, निडल जीरो पे। अब और घुमाना है इसको 180 डिग्री, और घुमाते फिर से घुमा रहे हैं, 180 डिग्री घुमा दिया हमने। तो अभी क्या होगा, फिर से देखो फोर्स का डायरेक्शन, मजा आएगा। हाँ, अभी देखो, अभी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पहले इलेक्ट्रिक करंट बी से ए जा रहा था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जा रहा है? पहले इलेक्ट्रिक करंट बी से ए जा रहा था, अभी इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जा रहा है? अभी ए से बी जा रहा है। देखो उल्टा हो गया डायरेक्शन, अब ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, देखो ए से बी जा रहा है, फिंगर को देखो, है ना? देखो वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाता हूं, थोड़ा सा वापस से दिखाता हूं, आपको याद करवाता हूं। देखो ये वाला पॉइंट बता रहा था मैं, अभी अभी आएगा, अभी जस्ट आने वाला है। देखो इलेक्ट्रिक करंट बी से ए जा रहा था, वीडियो में अभी स्टार्टिंग में दिख रहा है, बी से ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन 180 डिग्री और घूम गया, तो क्या हो गया? 180 डिग्री और घूम चुका है, तो क्या हुआ देखो, हाँ यहां पे देखो, अब ये फिंगर ए से बी जा रहा है, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, समझ गए? अब वही देखना सी और डी में क्या होगा। देखो करंट सी से डी जा रहा है, जो कि पहले डी से सी जा रहा था, उल्टा हो गया। देखो ये फिंगर को देखो, जहां पे मैंने कर्सर रखा है, इलेक्ट्रिक करंट सी से डी जा रहा है और पहले डी से सी जा रहा है, तो करंट इधर भी उल्टा हो गया। यानी इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन 180 डिग्री रोटेशन के बाद चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कहां जाएगा बताओ? पहले राइट साइड जा रहा था, अब कहां पे जाएगा? देखना अभी आएगा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, देखो लेफ्ट साइड आएगा। देखो देखो देखो, मैं इसको पॉज कर रहा हूं, देखो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर लेफ्ट साइड जा चुका है। समझ गया पूरा वर्किंग क्या है? ओके, ठीक है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था दो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, राइट? ये वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कैसे काम करता है ना? सुना होगा आपने वर्ड पहले भी, एसी जनरेटर कैसे काम करता है, ठीक है ना? तो उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं आपको उसका डायग्राम बता दूं बच्चों। तो ये एसी जनरेटर का डायग्राम है आपके सामने, दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी हियर। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले डायग्राम के अंदर देख सकते हो, पहले यहाँ पे एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, फिर यहाँ पे साउथ पोल है, ये कॉइल है जो रोटेट करेगा, आपको पता है कैसे रोटेट करता है, ठीक है? और ये दोनों कनेक्टेड है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से। इनपुट यहाँ पे, यहाँ से इनपुट सोर्स आ रहा है, इस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जनरेटर का काम क्या होता है? बेसिकली जनरेटर का काम क्या होता है? करंट बनाना, है ना? करंट बनाना, करंट को जनरेट करके देता है, ईएमएफ बना के देता है। तो ये कॉइल है बच्चों, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है? नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, ठीक है ना? और ये कॉइल का रोटेशन का एक्सिस है। डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले तो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है? स्टार्ट करें। तो इसका बेसिक जो बोलते हैं ना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। तो डायग्राम तो मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा ही दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो डायग्राम के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, एक्सप्लेन प्रिंसिपल
कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, जिसको हम डायनेमो भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, डायनेमो भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना। एंड ऑल्सो डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरेटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? ओके, इजी है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। ओके, चलो आगे चलते हैं। डायग्राम इतने में आ जाएगा होपफुली, आगे चलते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल बेसिकली। तो एसी जनरेटर करता क्या है, सबसे पहली बात, एसी जनरेटर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है। कहां से बनाता है, कहां से बनाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे बनाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या जरूरत है एसी जनरेटर की। तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into it converts mechanical energy into electrical energy। एक तो सबसे मेन है बराबर, और वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, तो देखो बेसिकली इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी लिखा होता है बहुत सारी जगह बुक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप एग्जाम में यही लिखो तो ज्यादा अच्छा है। सो उसका मेन प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एसी जनरेटर का मेन प्रिंसिपल, ठीक है। आ रहा है समझ सबको, नोट डाउन कर लिया सबने, आगे आगे चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पूरे चैप्टर में समझ चुके हो, होता क्या है, कैसे ईएमएफ बनता है ना। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या सीखा था कि जैसे ही आप कोई कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हो, फ्लक्स, जैसे ही कोई कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हो, तो फ्लक्स चेंज करने की वजह से, फ्लक्स चेंज करने की वजह से कॉइल में क्या डेवलप होता है, ये मेरा आज का पहला सवाल। फ्लक्स चेंज करने की वजह से कॉइल में क्या डेवलप होता है, क्या डेवलप होगा, फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होता है। और ईएमएफ और करंट, समझ में आ रहा है ना, ये दो चीजें डेवलप होती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, ओके। इस मशीन का मेन क्रेडिट किसको जाता है, टेस्ला ने, टेस्ला सबने नाम सुना है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, मेन जो क्रेडिट है उनके पास जाता है। आ रहा है समझ में, टेस्ला, तो किसने किसने इन्वेंशन किया था, निकोला टेस्ला ने, याद रखना ये नाम। ये मेरा दूसरा सवाल है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ ही गया, क्या क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल के अंदर ही ये सब चीजें आएंगी, तो ध्यान देना। व्हेन बेसिकली काम कैसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है वो देखते हैं। व्हेन देयर इज change in when there is change in orientation, orientation of loop, यानी
चेंज इन एंगल होता है सिंपल वर्ड्स में। ओरिएंटेशन मतलब एंगल, कौन सा एंगल? चेंज इन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद आया? अगर आप किसी कॉइल का एंगल चेंज करते हो, कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज करते हो, तो भी फ्लक्स डेवलप होगा। और अभी वो और वाले पॉइंट पे बाद में जाते हैं, पहले ये पॉइंट वापस से रीड करते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ लूप, यानी कि चेंज इन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, there is flux induced, flux linked with the coil, flux linked with the coil, and consequently EMF और करंट दोनों में से कोई भी है, मतलब दोनों ही होते हैं वैसे, आर इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका मेरा तीसरा सवाल है आज के वीडियो का। अगर आपको किसी कॉइल में ईएमएफ बनाना है, करंट बनाना है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एंगल। एंगल चेंज करोगे तो ईएमएफ और करंट बनता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? if there is ध्यान देना, so if there is, ध्यान देना, अगर आप चेंज करते हो, कोई आप कुछ और चेंज करना, क्या चेंज करना? इफ देयर इज अ चेंज इन effective area of the coil, then also flux linked with the coil changes, flux linked with the coil changes। बराबर है ना? यहाँ पे ऐड कर दो देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स, ये ऐड करना बहुत जरूरी है। देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। चेंज होगा तभी होता है ना ये में। अब आप बोलोगे ये पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आया सर, बताता हूँ। देखो, मान लो मेरी एक पतली सी उंगली है, एक उंगली रखी है मैंने, इस उंगली में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी? पता नहीं। आप बोलोगे पता नहीं सर, ठीक है। अच्छा, उंगली की जगह पे अगर मैं स्केल रखता हूं तो ज्यादा फील्ड लाइंस किस में से पास हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से पास होगा? उंगली में से तो नहीं, हाँ, लेकिन स्केल में ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्केल का एरिया ज्यादा है। यहाँ देखो, ये एरिया, ये जो इसका जो विड्थ है वो ज्यादा है। उंगली की जो विड्थ है वो कम है। ये जो फिंगर से, ये जो फिंगर है उसका विड्थ बहुत कम है, लेकिन स्केल का विड्थ ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब होता है उतने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे। समझ में आ गया? तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा बताओ? सो hence what happens basically, EMF और करंट, EMF और करंट are induced in the coil, are induced in the coil। फटाफट देख लो, समझ में आ गया? तो दो चीजें चेंज की। एक तो हमने चेंज किया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चों एंगल। एंगल चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होता है। अच्छा, एरिया चेंज करोगे कॉइल का तो भी फ्लक्स चेंज होता है। तो दो तरीके मिल गए हमको, ईएमएफ बनाने के दो मेथड्स मिल गए, ठीक है। आ गया समझ में सबको? अब हम बात करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कॉइल किसका बना है, कॉइल के डायग्राम में क्या क्या चीजें दिख रही है आपको? यहाँ पे देखो,
फिर से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके अंदर आपको दो स्लिप रिंग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्लिप रिंग्स है। ब्रशिश होता है इसके अंदर, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ब्रशिश, है ना, जिसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है। वही सब चीजों के बारे में हम लिखेंगे अभी आगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ coil mounted on a rotor shaft. Coil mounted on a rotor shaft. It consists of coil mounted on a rotor shaft. Rotor shaft मतलब मान लो ये रोटर शाफ्ट है, ये घूम सकता है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो, देखना इधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं रोटर शाफ्ट, ठीक है। आ रहा है समझ सबको, है ना। आगे, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, the axis of rotation of the coil is perpendicular to the direction of the magnetic field. The axis of rotation of the coil is perpendicular to the direction of the magnetic field. इसका क्या मतलब है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये है कॉइल का रोटेशन का एक्सिस, कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। बन रहा है ना, ठीक है ना। तो ये कॉइल रोटेट कैसे होता है, सवाल ये है। सो द coil is rotated mechanically. The coil is rotated mechanically in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field by some external source. कोई भी मैकेनिकल अरेंजमेंट यूज करके कॉइल को रोटेट करना है। किस में रोटेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है कॉइल को। अच्छा, अब कॉइल रोटेट होगा तो आपको पता है क्या होगा? कॉइल रोटेट होगा तो एंगल चेंज होगा, कॉइल रोटेट होगा तो एंगल चेंज होगा, अभी मैंने आपको बताया था। और एंगल चेंज होगा तो ईएमएफ बनता है, ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगा, और यही तो काम है जनरेटर का, करंट बना के देगा हमको। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। सो ड्यू टू दिस रोटेशन, अब ये वर्किंग का ही छोटा सा पार्ट है, बट ठीक है, लिख देते हैं इसके अंदर। ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ कॉइल, ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, linked with the coil changes, the magnetic flux linked with the coil changes, and hence flux change होगा तो क्या होगा? EMF और current is induced, बराबर है। EMF बन गया, करंट बन गया, है ना, यही चाहिए था ना हमको। तो EMF और करंट बन चुका है, बराबर। साथ साथ में लिखते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। आगे, अब आगे चलते हैं एक और कंस्ट्रक्शन के पार्ट में। हाँ, द एंड्स ऑफ द कॉइल are connected to the external circuit
to the external circuit with the help of slip rings and brushes. Slip rings and brushes. ये आपने एनिमेशन में देख लिया है सर, तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। कॉइल के जो पीछे वाला पार्ट है वो स्लिप रिंग और ब्रशेस की मदद से बाहर वाले सर्किट में कनेक्टेड है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका डेरिवेशन की तरफ चलें। मैथमेटिकल डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? So mathematical derivation of EMF formula of AC generator obviously. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्या है मैथमेटिकल डेरिवेशन, उसकी तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ कंसीडर करते हैं। ओके, सबसे पहले कंसीडर A is equal to cross sectional area of coil, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स of coil. N is the number of turns of coil. ठीक है, B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर of coil and magnetic field। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं थीटा। आ रहा है समझ में? बराबर समझ में आ गया? आगे चले, आगे देखो। सो कंसीडर करते हैं कुछ, ठीक है? मतलब वो तो कंसीडर कर ही लिया, आगे का, आगे का पार्ट फटाफट देखना। सपोज द कॉइल इज रोटेटेड, मतलब मैकेनिकली रोटेटेड। Suppose the coil is mechanically rotated by an angle theta. सपोज करते हैं कि कॉइल को रोटेट किया एंगल थीटा के साथ। देखो, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, सपोज द कॉइल इज रोटेटेड मैकेनिकली बाय एन एंगल थीटा, लेकिन कॉइल को रोटेट करने से पहले कॉइल का जो इनिशियल एंगल था, मतलब जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में बताया, इनिशियली कॉइल का एंगल क्या था? इनिशियली द कॉइल कॉइल्स एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर की बात चल रही है। कॉइल्स एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू 0। मतलब देखो मैं बताता हूं, मान लो एक कॉइल है, इमेजिन कर लेना थोड़ा अच्छे से। ये मान लो 3D
तरीके से मैं ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये कॉइल है, ये कॉइल हो गया। अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है। तो बताओ क्या एंगल हुआ दोनों के बीच का। मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था इनिशियल पोजीशन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना। बस यही आपको बताना था। अब इधर से हम इसको रोटेट करेंगे मैकेनिकली, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। सो इफ द एरिया वेक्टर of the coil makes an angle theta with the magnetic field, then अब आप जैसे ही कॉइल को रोटेट, देखो कॉइल पहले ऐसे था, आपने उसको रोटेट कर दिया ऐसे, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो उसका एरिया वेक्टर भी तो रोटेट होगा ना साथ साथ। देखो मान लो ये एरिया वेक्टर है कॉइल का, ये एरिया वेक्टर है। जैसे जैसे आप कॉइल रोटेट करोगे एरिया वेक्टर भी तो रोटेट होगा। देखो आ रहा है समझ में, इस तरीके से रोटेट हो रहा है एरिया वेक्टर कॉइल के साथ साथ, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स, the magnetic flux linked with the coil at any instant, at any instant the magnetic flux linked with the coil at any instant, समझ में आ रहा है सबको। क्या होगा फ्लक्स का फॉर्मूला, याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था, अब मैथमेटिकल पार्ट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। फ्लक्स का फॉर्मूला था फ्लक्स इज इक्वल टू, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा एन ए बी कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। जैसे जैसे कॉइल को आप रोटेट करते रहोगे, जैसे जैसे कॉइल को आप रोटेट करते रहोगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एज द कॉइल रोटेट्स about an axis, about an axis perpendicular to magnetic field, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा it keeps on changing, it keeps on changing, क्या चेंज हो रहा है उसका एंगल, है ना। इट्स रिलेटिव ओरिएंटेशन, जिसको हमने पहले ओरिएंटेशन बोला वही एंगल, रिलेटिव ओरिएंटेशन with respect to magnetic field, with respect to magnetic field। जैसे जैसे आपने रोटेट करवाया उसको वैसे वैसे उसका एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। सो क्या होगा, दस द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil also changes continuously with time t। Magnetic flux linked with the coil also changes continuously with time t।
क्यों? इधर देखो, ये फॉर्मूला पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे थीटा चेंज होगा, अगर थीटा एंगल को चेंज कर रहे हो, कॉइल को ऐसे आप रोटेट कर रहे हो, धीरे 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 ऐसे रोटेट कर रहे हो, थीटा चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा? होगा ना। और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा, आपको पता है ना। तो ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से दिस विल कॉज an induced EMF in the coil. This will cause an induced EMF in the coil. कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। आ रहा है समझ में? कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, बराबर। यहां तक तो समझ में आ गया सबको? पहले ये लिख लो जल्दी से। अब आगे देखो, जैसे जैसे आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो तो कोई स्पीड तो होगी, कोई स्पीड से आप रोटेट तो कर रहे हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सपोज ओमेगा इज द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। ओमेगा क्या है बच्चों? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। यानी ओमेगा, वो जो रोटेट करता है ना, कोई भी चीज जब रोटेट करता है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होता है। लीनियर वेलोसिटी तो ठीक है, बट एंगुलर वेलोसिटी मेन होता है उसका, ठीक है ना। ये ओमेगा है। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला आया था, 11th में फॉर्मूला आया था। तो अगर मैं ओमेगा का फॉर्मूला लिखता हूं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो इससे मेरे को थीटा इक्वल टू क्या मिला? ओमेगा टी मिल गया। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी मिला। आ रहा है समझ में? सो एट एनी टाइम, at any time t, the magnetic flux from equation 1 and 2, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोला मैंने। 1 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों में थीटा है। दोनों फिंगर्स को देखो, थीटा दिख रहा है दोनों में, है ना। तो बस ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? एन ए बी कॉस ओमेगा टी हो गया। वापस देखो, ये जो थीटा दिख रहा है इधर, इस थीटा की जगह पे मैंने ये ओमेगा टी रख दिया, यहाँ पे ओमेगा टी आ गया, बराबर है। ये मिल गया फ्लक्स, ये मिल गया इक्वेशन 3, बराबर है। यहां तक कोई टेंशन नहीं है किसी को, ठीक है ना। सो फ्रॉम Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic induction, we can say that क्या बोल सकते हैं बताओ? we can say that average induced EMF is equal to minus d phi by dt। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी टी बोलते हैं कि नहीं बोलते? है ना, बोलते हैं ना। तो ठीक है, लगाते हैं फिर ईएमएफ का फॉर्मूला, फ्लक्स की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। क्या है फ्लक्स की वैल्यू? क्या है? ऊपर देखो, ऊपर देखो जरा इधर, क्या है फ्लक्स की वैल्यू? एन ए बी कॉस ओमेगा टी। बस यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, एन ए बी कॉस ओमेगा टी। यहां से एन ए बी को बाहर निकालो, तो अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ
कॉस ओमेगा टी। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी पता है क्या होता है? वो होता है माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन नंबर 4। बराबर, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4। देख लो, यहां तक समझ में आ गया? अब एक चीज ऑब्जर्व करना शांति से, मैथ्स वाले बच्चे हो कि बायो वाले बच्चे, एक चीज आपको बता दूं, साइन थीटा का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सुनना, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मुझे जरूर बताना आप व्हाट्सएप पे। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू और मिनिमम ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, वो बताता हूं। आगे चलते हैं, आगे देखना। द मैक्सिमम वैल्यू of sin theta is +1 and minimum value of sin theta, theta मतलब ओमेगा टी, is -1। ये तो पता ही है आपको, मैथ्स वालों को भी पता है, बायो वालों को भी पता चल गया। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट वैल्यू +-1, इन दोनों के बीच में जीरो तो आएगा ही आएगा। +-1 यानी इन दोनों के बीच में जीरो तो आएगा, यानी वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो रहा है। ऐसे देखो, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, +1 -1, +1 -1। फिर से देखो, ऊपर गया +1, 0 -1, 0 +1, वापस देखो, मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से गया +1, फिर आया 0, फिर गया -1, फिर गया 0। मतलब ये कौन सा वोल्टेज होता है, ऐसा कौन सा करंट होता है जो ऊपर नीचे आता है? ऐसे वोल्टेज और करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। याद आया? समझ में आ गया? मतलब 10th स्टैंडर्ड में था, एसी करंट ऐसे आता है, ऐसे। ठीक है, वेव के फॉर्म में। एक डायग्राम याद करवा दूं तो आपको याद आ जाएगा, ऐसे। ये होता है एसी करंट, ऊपर नीचे जाते रहता है ना? आगे समझ में सबको क्लियरली? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ, कुछ चीजें ऐसी जो बच्चों टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन लिखो तो बहुत अच्छा है। द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ विल रिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहा हूं, इसलिए कैपिटल में लिख रहा हूं, विल रिवर्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों साइन थीटा का वैल्यू चेंज होते रहता है। आधे रोटेशन के बाद चेंज, नीचे नेगेटिव फिर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखो, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एक डायग्राम दिया है। देखो, ईएमएफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, कम होकर 0 पे आ गया, फिर और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर बढ़ते 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 वापस 0 पे आया। तो आधे रोटेशन के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, यानी ऊपर है, ऊपर। और यहां से यहां तक क्या हो रहा है? नीचे है, नीचे। ये लाइन, ये सेंटर वाली लाइन के नीचे। तो ऐसे चेंज हो जाता है डायरेक्शन। आ रहा है समझ? ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट, सुनना ध्यान से, द इलेक्ट्रिक करंट will flow in the circuit
which will reverse its direction at a time interval of t by 2 and here अब आप बोलोगे t है क्या? t is the total time taken by coil to complete one, क्या आएगा, वन रोटेशन. कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में मेरा नेक्स्ट सवाल है, सुनना ध्यान से. अगर कॉइल को पूरा एक रोटेशन घूमने में, यहाँ पे ये कॉइल है, पूरा एक रोटेशन घूम जाने में, अभी पूरा नहीं हुआ, ये पूरा हो गया. वापस देखो, ये ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, देखना, एक कॉइल है, ये अभी 90 डिग्री रोटेट किया, ये 90 डिग्री, ये और 90 डिग्री, कितना हो गया 180, ये और 90 डिग्री, कितना हो गया 270, अब ये और 90 डिग्री रोटेट किया, ये हो गया 360. तो ये पूरा एक रोटेशन करने में मान लो कितना टाइम लगा, टी. तो टी बाई 2 टाइम में, उसका आधे टाइम में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, रिवर्स, याद रखना, ठीक है ना, आ गया समझ में. इस वजह से जो ईएमएफ बनता है वो अल्टरनेटिंग होता है. हेंस ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस्ड हियर by the generator are alternating in nature, यानी प्लस माइनस होते रहता है, and hence generator is called AC generator. Generator is called AC generator. देख लो इधर, लिख डालो फटाफट. तो इस वजह से इसको एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है ना. आगे देखो, अब हमारा जो मेन इक्वेशन हमने डिराइव किया था, दैट इक्वेशन आई एम राइटिंग अगेन. कौन सा इक्वेशन था? एवरेज ईएमएफ का एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं एन ए बी ओमेगा को एप्सिलॉन नॉट ले लूं, यानी ये पूरे को मैंने एप्सिलॉन नॉट ले लिया, लिख देता हूं हियर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम ईएमएफ. अब ऐसा आप बोलोगे क्यों? देखो, अगर हम साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रख दे, देखो ई मैक्स इक्वल टू साइन ऑफ 90 हो जाएगा. ओमेगा टी की जगह थीटा 90 डिग्री होता है ना, साइन मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे, तो साइन 90 लिख दिया, साइन 90 होता है कितना है 1. तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हमने सपोज करा था, एन ए बी ओमेगा. तो अब याद रखना, हमेशा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जब कभी भी मैक्सिमम ईएमएफ पूछेंगे तो आएगा एन ए बी ओमेगा, मैक्सिमम ईएमएफ पूछेंगे तो आएगा एन ए बी ओमेगा, याद रख लो, ठीक है ना, क्योंकि साइन 91 होता है. क्लियर है? और मिनिमम क्या होगा? वैसे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है, वैल्यू तो वही रहती है. मिनिमम ईएमएफ कितना होगा, ई मिनिमम, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस एन ए बी ओमेगा, क्योंकि साइन 90 और साइन 270 ये दोनों वैल्यूज आपको पता है. नहीं समझ में आया? देखो, अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो साइन 90 लेने का, और साइन 90 होता है 1. मिनिमम बोलेंगे तो साइन 270 लेने का, और 270 होता है यहाँ पे -1. समझ में आ गया मैं क्या बोला? ठीक है, नोट डाउन कर लो.
नोट डाउन कर लो फटाफट। अब यही वाले इक्वेशन को ऊपर जो मेन इक्वेशन है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो क्या है, एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपको पता है ना ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ये वाले अंदर ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई एफ रखूं चलेगा, चलेगा ना। ओमेगा की जगह पे मैंने 2 पाई एफ रख दिया, आ रहा है समझ में, यहाँ पे लिखता बिकॉज, और इसको वापस से एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। तो ये भी एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का एक इक्वेशन होता है, ये भी एमसीक्यू में काम आएगा, टिक कर लो। ये भी मैंने ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ रख दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, अब यहाँ पे एक मेरा सवाल है, छोटा सवाल, या तो नेक्स्ट पेज पे भी उस चीज को हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका क्या मतलब, इट मींस दैट, इट मींस दैट, सुनना ध्यान से, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर of the coil and magnetic field is 90 degree. Magnetic field is 90 degree. ये एंगल किसके बीच का होता है, मैंने आपको थियरी की स्टार्टिंग में ही बताया था, ये एंगल किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तो एक चीज सोचो, अगर ये कॉइल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये पेन मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर है, देखो दिख रहा है इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, और ये जो मेरा हाथ है ये कॉइल है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एरिया वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं, ये एरिया वेक्टर को, ये एरिया वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक दूसरे को, देखो पैरेलल है कि नहीं है, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है ना, पैरेलल, एक ही प्लेन पे है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट EMF is maximum in the coil when plane of coil is parallel to magnetic field. When plane of coil is parallel to magnetic field. समझ में आ गया, कब होता है मैक्सिमम ईएमएफ, जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना, आ गया समझ में, ठीक है। तो अब कॉइल की ईएमएफ की कौन सी वैल्यूज होती है, वो हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे इसको मोस्टली सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है ना। बस लास्ट में इतना लिख देना, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री EMF is maximum and at theta equal to 270 degree EMF is minimum। बराबर है, ठीक है। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।